अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेजबान सैयद फैसल करीम और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एक्शन। जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। साउथ अफ्रीका पाकिस्तान में मौजूद है और मंगल से कराची में पाकिस्तान के मध्य मुकाबल होगी टेस्ट सीरीज के लिए। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन भारत ने ऑस्ट्रेलिया में जो कारनामा सर अंजाम दिया है उस पर भी बात करेंगे। टेस्ट सीरीज जीत ली है, तारीख रकम कर दी है। 2018 में किया, एक बार फिर उसने दोहराया। भारत ने तो सीरीज जीत ली है, मगर पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में आखिर कब जीतेगी? क्या पाकिस्तान में भारत जैसा टैलेंट मौजूद है? और अगर ये है तो एक दो मैचेस बाद वो कहां चला जाता है, गायब कहां हो जाता है? कब हम भारत जैसी मजबूत टीम बनाने में कामयाब होंगे? इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन और पंजाब बॉक्सिंग फेडरेशन के दरमियान जो बॉक्सिंग चल रही है उस पर भी अपने शो में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले आज के शो की टॉप स्टोरीज। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पटक दिया, सीरीज जीत ली, तारीख रकम कर दी। भारतीय टीम को अपने 7 खिलाड़ियों से महरूम रहना पड़ा था। ऑस्ट्रेलिया को टेस्ट सीरीज में उन्होंने इन 7 खिलाड़ियों के आउट होने के बावजूद हराया। यानी विराट कोहली नहीं थे, जसप्रीत बुमराह नहीं थे, रविंद्र जडेजा नहीं थे, अश्विन नहीं थे, मोहम्मद शामी नहीं थे, ईशांत शर्मा और अमीश यादव, ये सब नहीं थे। लेकिन फिर भी भारत ऑस्ट्रेलिया में जीत गया। तो पाकिस्तान और भारत की टीम्स में इतना फर्क क्यों है? एक वक्त था कि जब पाकिस्तान का शुमार दुनिया की टॉप 3 टीम्स में होता था। ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के बाद पाकिस्तान तीसरी बेहतरीन टीम हुआ करती थी, बल्कि एक टाइम तो टॉप पे भी आ चुकी थी, जबकि भारत टॉप 5 टीम्स में भी शामिल नहीं होती थी। मगर 2007 के बाद पाकिस्तानी टीम का ग्राफ नीचे जाना शुरू हुआ, भारत का ऊपर आना शुरू हुआ। पाकिस्तान टीम के कप्तान बदलते रहे, शुएब मलिक, यूनुस खान, मोहम्मद यूसुफ अफरीदी में म्यूजिकल चेयर का गेम चला। फिर मिसबा बतौर कप्तान आए। टेस्ट और वनडे में कप्तानी मिसबा को मिली तो T20 में पहले हफीज को कप्तान बनाया गया, फिर शाहिद अफरीदी को क़यादत सौंप दी गई। कौमी टीम 2015 के आलमी कप का क्वार्टर फाइनल हारी तो मिसबा से कप्तानी अजहर अली के पास गई। अजहर अली फेल हुए तो सरफराज को वाइट बॉल क्रिकेट का कप्तान मुकर्रर किया गया। मिसबा के जाने के बाद सरफराज तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान बन गए। सरफराज की क़यादत में पाकिस्तान ने 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी जीती, मगर 2 साल बाद सरफराज को तीनों फॉर्मेट से एक एक करके हटा दिया गया। सरफराज से फिर टेस्ट कैप्टनसी अजहर अली के बाद गई और वाइट बॉल की क़यादत बाबर आजम के हिस्से में आई। 1 साल गुजरा, अजहर अली को हटाकर बाबर आजम को कप्तान मुकर्रर कर दिया। अब अगर भारत में कप्तान देखें तो सिर्फ MS धोनी और विराट कोहली। इसकी क्या वजह रही? कहां पाकिस्तान ने लैग किया और कहां भारत ने एक्सेल किया? हमारे साथ कामरान अकबल मौजूद हैं, इसके अलावा स्पोर्ट्स तज्जियाकार आदिल अजहर भी हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। कामी भाई, आपसे ही शुरू करते हैं। एक वक्त था 80s और 90s में, तो उस वक्त पाकिस्तान की सबकत ऐसी थी कि बाज़ाब्ता जो इंडिया की टीम थी वो डरा करती थी पाकिस्तान से, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ऑन द रिकॉर्ड भी कई एक्स प्लेयर्स जो हैं इंडिया के वो ये बात कर चुके हैं। उसके बाद 2000 से लेके 2010 तक भी काफ़ी बैलेंस रही चीज़ें, लेकिन उसके बाद से लेके अगले 10-11 साल में कहां पाकिस्तान की टीम एज अ प्रोडक्ट पीछे रह गई है? और इंडिया ने क्या ऐसा किया है कि वो आज पाकिस्तान को अपना हरीफ नहीं मानते? अब वो ऑस्ट्रेलिया से ना सिर्फ टक्कर ले रहे हैं बल्कि उनको ठीक ठाक हरा भी चुके हैं। देखिए फैसल भाई, सबसे पहले उनकी सिस्टम की बात है, उनके माइंडसेट की बात है। इंडिया की पहले बात करते हैं कि उनकी टीम क्यों बेहतर हुई है। 90s के जो प्लेयर्स थे, हमारे बहुत बड़े प्लेयर्स थे, वो इजीली हरा देते थे इंडियन टीम को। अब वो क्यों जीतना शुरू हुए? उनको क्रेडिट जाता है, उनके प्लेयर्स को जाता है, स्पेशली सारक गंगोली को जाता है, जिसने टीम बना के दी। इंडियन टीम में कल्चर लाया जीतने की, सही बंदे वो लाना शुरू किया, टीम मैच विनर प्लेयर्स लाना शुरू किया। फिर उसके बाद उनका सिस्टम डोमेस्टिक है, बड़ा स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया, ना उन्होंने कोई चेंज किया डोमेस्टिक का सीज़न। उसी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग किया, प्लेयर्स को फाइनेंशियली हेल्प किया। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से उनके काम आई है, जो धोनी लेके चला, फिर विराट कोहली लेके चला। आज ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को, इन ऑस्ट्रेलिया उनके 7 से 8 प्लेयर ना हो तो ऑस्ट्रेलिया से वो जीत के आ जाए। उनके साथ जो प्लेयर्स उनके डोमेस्टिक लेवल पे, जूनियर लेवल पे बड़े बड़े नाम उन्होंने हायर किए हैं, काम कर रहे हैं, उनका फ़ायदा हो रहा है उनकी टीम को। हमारी टीम में अनफॉर्चुनेटली वो प्लेयर्स निचले लेवल पे, जैसे अंडर 19 में हो गए, अंडर 19 में तो अब इजाज़ भाई आए हैं। उसके बाद जैसे हमारी डोमेस्टिक की टीमें हैं, उनकी डोमेस्टिक की टीमों को कौन टेक ओवर कर रहा है, कौन संभाल रहा है, वो चीज़ें देखने वाली हैं, उनकी पॉलिसी देखने वाली है। वही हमारे लैग कर रहे हैं। हमारे विजन इसलिए
ख़राब हो रहा है कि हमारी डोमेस्टिक में कल्चर ये आ गया कि एक्सपेरिमेंट करते जाने हैं। अनफॉर्चुनेटली जो पिछले कोचेज़ आए हैं उन्होंने क्रिकेट की तबाही करके रख दी है। एक्सपेरिमेंट इतने किए हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट को पॉलिसी नहीं बनाई, कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम को नुकसान हो रहा है। अभी भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन यह है कि माइंडसेट बेहतर करें। माइंडसेट की आपने बात की है, अदील से बात करते हैं। अदील, क्या सिर्फ ये माइंडसेट है कि जिसने इंडिया को इतना ज़्यादा विक्टोरियस और पाकिस्तान को इंडिया से कहीं ज़्यादा पीछे ला खड़ा किया, या इसके पीछे और भी अवामिल जो हैं वो कार फरमा हैं? इंडिया ने क्या अपने अंदर वो पॉजिटिव चीज़ें लाए हैं, इंक्लूडिंग IPL की जो उनकी इंक्लूजन हुई है, इस हवाले से ज़रा बताएं। जी, थैंक यू सो मच फैसल। आई थिंक कामरान ने बहुत सारे मैटर्स पे तो ज़ाहिर है मेंशन किया है उनको, लेकिन देयर आर टू थिंग्स मेरे ख्याल से जिनको मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा। IPL का आपने नाम लिया। आई थिंक IPL ने जो इनको सबसे ज़्यादा हेल्प की है, ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा पैसे बोर्ड में आ गए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हुए भी, बिकॉज ज़ाहिर है IPL के मुनाफे को वो ब्रिज कर सकते हैं अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट में। जिस तरह की मीडिया डील इंडिया कर रहा है, दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ मनी जो कि वो अपने प्लेयर्स पे स्पेंड कर सकते हैं। हाउएवर IPL का जो एक बहुत बड़ा फायदा इनके प्लेयर्स को हुआ है वो है प्रेशर सिचुएशन में खेलने का। भरे हुए मैदान होते हैं एक एक गेम में। जब शुरू में IPL शुरू हुई थी हमें लगा था कि 3-4 साल की कहानी है, उसके बाद IPL का जोश कम हो जाएगा, लेकिन आज तक अगर आप देखें IPL पिछले में तो ज़्यादा क्राउड नहीं था, लेकिन आप आखिरी IPL विद द क्राउड देख लें, सो वही क्राउड हर मैदान उनका भरा हुआ होता है। आप हैरान रह जाते हैं कि ईडन गार्डन जैसा मैदान जो है वो हर उसमें मैच में कैसे बेचने में कामयाब हो जाते हैं ये। उनके प्लेयर्स को जो कॉन्फिडेंस आया है इन भरे हुए मैदानों में खेलने में, जिस प्रेशर सिचुएशन में वो खेल रहे होते हैं, और एक बार याद रखिएगा IPL दुनिया का सबसे बेस्ट टैलेंट जो है वो अट्रैक्ट करता है। अभी भी दुनिया का हर प्लेयर IPL में खेलना चाहता है। ये वो चीज़ है जो ना आपको बिग बैश में नजर आती है ना आपको PSL में नजर आती है। सो ये जो फैक्टर है इट्स अ वेरी क्रिटिकल फैक्टर कि उनके खिलाड़ी प्रेशर सिचुएशन में, आप देखिए वॉशिंगटन सुंदर, ये शार्दुली जो प्लेयर्स आए, आप इनकी इनिंग्स निकाल के देख लें IPL में कितनी प्रेशर सिचुएशंस में ये मैच खेलते हैं अगेंस्ट द बेस्ट बॉलिंग इन द वर्ल्ड। आई थिंक दिस थिंग इज रीपिंग बेनिफिट। और अगर फैसल मुझे आप 1 मिनट का और टाइम दें तो मैं एक शख्स को यहाँ पे सिंगल आउट करना चाहूंगा कि जिसको क्रेडिट देना पड़ेगा, एंड दैट वाज राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ आप जानते हैं इंडिया की जो यूथ टीम थी, इंडिया के जो अंडर 19 प्लेयर थे, उसका उन्हें कोच बनाया गया था। और राहुल जिस तरह के खुद एक फाइटर थे और जिस तरह के कंपोज्ड और काम आदमी थे इन वेरी टफ सिचुएशन, एट द टाइम जब इंडिया बहुत ज्यादा मैचेस शायद नहीं जीतता था, उसने जो वो इनकलकेट की है एक इंस्टिंक्ट अपने खिलाड़ियों में, आई थिंक इसका यहाँ पे जिक्र करना जरूरी है। एंड आई थिंक दिस इज वेयर वी आर लूजिंग आउट, जैसे कि कामरान ने भी ये बताया, जैसे कि अदील ने भी जिक्र किया राहुल द्रविड़ का, और द्रविड़ ने उनकी इंडिया की जो यंगस्टर्स थे उनके साथ काम किया। पाकिस्तान में राहुल द्रविड़ की जगह लेने वाला जो है कोई भी नहीं है, सबको सीनियर टीम का कोच बनना है। आपको लगता है कि अभी करंट जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, जो कोच स्टाफ है, उसमें से किस बंदे को आप रिप्लेस करेंगे किसी और बंदे की जगह और उसको यूथ के साथ लगाना चाहेंगे, ताकि वो जो जिसका हफीज़ ने भी जिक्र किया प्रोडक्ट नहीं आता, वो प्रोडक्ट तो पॉलिश होकर आए ना सामने? जी बिल्कुल, देखें यंगस्टर के साथ बड़ा नाम जुड़ना बड़ा ज़रूरी है। मिसाल हमारे सामने जैसे अदील ने बताया कि राहुल द्रविड़ 2015 से वो उनके सिस्टम में आया, उसने जूनियर लेवल पे टेक ओवर किया, अंडर 19 को किया, A टीम को किया, डोमेस्टिक टीम को किया। मैंने उसको 5 सालों में 6 सालों में कभी ये नहीं देखा कि इंडियन टीम के कैंप में वो गया हो, क्योंकि उसको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो बेसिक्स और मेंटली स्ट्रॉन्ग करके भेज रहा है इंडियन टीम में, जिसका रिज़ल्ट ऑस्ट्रेलिया में नज़र भी आया। तो ये चीज़ें हमारे सिस्टम में लैक कर रही हैं। हमारे सिस्टम में अभी जो हाई परफॉर्मेंस कैंप में कोचेज़ रखे गए हैं, बहुत बड़ा नाम मोहम्मद यूसुफ, सकलैन भाई हैं, लेकिन वो लड़कों के साथ काम यहाँ पे करे हाई परफॉर्मेंस कैंप में, ना कि वो पाकिस्तान टीम के साथ कराची में पाकिस्तान के कैंप में काम करे। यहाँ पे अंडर 19 का कैंप लगा हुआ, वहाँ पे ज़रूरत है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है कि इनको वहाँ जाना ना पड़े। तो पाकिस्तान टीम में जो कोचेज़ हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनकी जिम्मेदारी है, जैसे लाइक यूनुस खान, मिसबा हेड कोच है, वकार यूनुस बहुत बड़ा नाम बॉलिंग में, क्या इनके बस का काम नहीं है कि इनको जाना पड़ा है? ये देखें पैनिक बटन यहाँ से दबाया जाता है कि आपकी क्रिकेट कितनी नीचे जा रही है, कि हर बंदा पाकिस्तान टीम को जाके समझाने की कोशिश कर रहा है। क्यों ना हम लोग अपने निचले लेवल पे जाके ऐसा मेंटली स्ट्रॉन्ग करके भेजें, हमें ज़रूरत ना पड़े। ये चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है, हमारी डोमेस्टिक पे काम करने की ज़रूरत है। फाइनेंशियली उन्होंने बिल्कुल कहा अदील ने कि IPL ने उनको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया है।
लेकिन उनको प्रेशर बिल्ड करना या प्रेशर लेना वो आईपीएल उनको सिखाता है। लेकिन जो अब टीम में जो सिलेक्शन पॉलिसी है वो है उनकी 4 डे क्रिकेट, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर जहाँ से वो पिक करते हैं। कामरान भाई, अब आप फ्यूचर में क्या देखते हैं, वो क्या चीज़ें हैं जो हम अगर अभी से बेहतर करना शुरू करें तो हम ये एक्सपेक्ट करें कि भाई अगले 10 साल में हम इंडिया जैसी टीम को कम से कम ये है कि बीट ना तो कम्पीट तो कर सकें? देखिए, ज़रूरत बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। अगर पीसीबी चाहे, प्राइम मिनिस्टर चाहे, डिपार्टमेंट क्रिकेट, रीजन क्रिकेट बहाल करें, उस पर क्रिकेट ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस हो। अगर वो नहीं करनी आपने, इन टीमों के साथ आपको बड़े नाम लगाने पड़ेंगे। जो 6 टीमें बनाई हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, आप उनको नहीं लगा सकते। लड़के नहीं सीखेंगे, बेहतरी की तरफ नहीं आएंगे जब तक बड़े नाम। इंडिया में देखे, सौरव गंगोली चेयरमैन है बीसीसीआई का, कुंबले को वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ को वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, अजहरुद्दीन को वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सारे जितने उनके लेजेंड है, लक्ष्मण को वो यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपनी आईपीएल में। हैदराबाद रीजन में देखें कि कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं। तो हमारे प्लेयर्स भी ऐसे काम करने पड़ेंगे। आप यूटिलाइज़ करना पड़ेगा हमारे प्लेयरों को। आप ये सिर्फ कोचिंग कोर्स के क्या नाम है उसके सर पे आप कोचिज़ नहीं बना सकते। तो 6 टीमों के साथ बड़े नाम जैसे रज़ाक लगाया आपने, फैसल इकबाल लगाया, इनको लगाना पड़ेगा, ऐसे क्रिकेटरों को लगाना पड़ेगा। बेहतरी की तरफ आप लोगों ने आना है। सवाल यहाँ पर यह भी उभरता है कि हम जो इतने अरसे से बात कर रहे हैं कि वसीम, वक़ार, शुएब रॉ टैलेंट, क्या पाकिस्तान में अब वाकई टैलेंट है? और अगर है तो हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डोमेस्टिक खिलाड़ी एक मैच में परफॉर्म करता है, मसला ये है कि सीधा नेशनल टीम में वो आ जाता है। न्यूजीलैंड में हमने देख लिया कि वो कितने बुरी तरह एक्सपोज हो जाता है। इसके बरक्स अगर हम भारत में देखें तो खिलाड़ी को ग्रूम किया जाता है, ग्रास रूट से उसको किस तरीके से ऊपर लेके आया जाता है और फिर इंटरनेशनल एक्सपोजर उसको दिया जाता है। मोहम्मद हफीज़ द प्रोफेसर, उन्होंने टैलेंट के बारे में कुछ कहा है, इसको सुन लेते फिर इस पर बात करते हैं। बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हैं टैलेंट, कि जी टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में। बिल्कुल ठीक है, डेफिनेटली होगा, लेकिन मेरा मानना ये है कि इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर सिर्फ टैलेंट नहीं खेलता, सिर्फ बॉल और बैट का टैलेंट नहीं खेलता, वहाँ पे प्रोडक्ट खेलती है। अनफॉर्चुनेटली उस प्रोडक्ट के लिए जो दूसरे टैलेंट्स आपकी ज़रूरत होती हैं, हम उसके ऊपर काम नहीं कर रहे, और हमारा जो भी टैलेंट ऊपर आ रहा है वो सिर्फ बैटिंग और बॉलिंग की वजह से आ रहा है, लेकिन वो अभी तक प्रोडक्ट मेकिंग प्रोसेस से नहीं गुजरा होता, वो अभी प्रोडक्ट नहीं बनी होती। इंडिया ने जो परफॉर्मेंस दी, देखिए उनके बेहतरीन प्लेयर, उनका कप्तान वहाँ पे मौजूद नहीं था, उसके बावजूद जिस मोरल के साथ, जिस हिम्मत के साथ उन्होंने क्रिकेट खेली, एज ए फ़ैन ऑफ क्रिकेट हम सबको खुशी हुई। 36 पे आउट होने के बाद उन्होंने ऐसी रिकवरी की कि 3-1 के साथ उन्होंने सीरीज़, 2-1 के साथ आई थिंक उन्होंने सीरीज़ जीत ली। तो ये समझने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उनकी प्रोडक्ट्स खेलती हैं, हमारा टैलेंट खेलता है। सो सम हाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें टैलेंट को प्योरीफाई करने के लिए मज़ीद पॉलिश करते हुए प्रोडक्ट बनानी है, और फिर जब हम उस प्रोडक्ट को वहाँ भेजेंगे, इंटरनेशनल स्टेज देंगे, तो वो बहुत बेहतर रिजल्ट्स लेके आएंगे, ना कि टैलेंट। जी अदील शॉर्टली, हफीज़ ने जो बात की है कि जी हमारे पास टैलेंट तो है, ग्रूम नहीं हो रहा, और उसकी उन्होंने एक एग्जांपल भी दी कि जी बैटिंग और बॉलिंग तो ठीक है, लेकिन जो उसको हमें एक फिनेस देना है, एक प्रोडक्ट बनानी है, वो नहीं बन रहा, इसीलिए हम एक्सपोज हो रहे हैं। तो ये प्रोडक्ट कौन बनाएगा? देखिए, ये प्रोडक्ट हमें ही बनानी पड़ेगी। अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई बाहर से आके हमारी मदद करेगा, कुछ होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कामरान बहुत तजुर्बाकार आदमी है, आप फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ सुन रहे हैं कि कुछ ना कुछ कहीं कमी तशनगी रह जा रही है। एक चीज फैसल जो यहाँ एम्फेसाइज करना बहुत जरूरी है, वो ए टीम का रोल है। हम इंडियन क्रिकेट की रिसर्जेंस की बात कर रहे हैं, उसमें उनकी ए टीम का दौरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और आप उन प्लेयर ये सिराज वगैरह ये सब इनकी ए टीम के प्रोडक्ट हैं। अगर आप इसमें पुराने खिलाड़ियों को जो अपने करियर अपने बिल्कुल इख्तिताम की जाने जा रहे हैं उनको खिलाते रहेंगे, आई थिंक ये माइंडसेट बड़ा नेगेटिव है। तो कोई आके हमारी हेल्प नहीं करेगा, हमें ही करना है, सोल्यूशन हमारे ही पास है। इट हैज टू बी अ मेड इन पाकिस्तान सोल्यूशन, बिकॉज हमारी कंडीशन साउथ अफ्रीका, बर्तानिया या ऑस्ट्रेलिया वाली नहीं है। हमें अपना सोल्यूशन खुद बनाना पड़ेगा, एंड कैसे बनेगा ये जाहिर है एक बड़ा मुश्किल सवाल है, बट कैसे बनेगा? अगर कामरान भाई इस पर अगर आप हमारी रहनुमाई करें, बिकॉज आप वो क्रिकेटर हैं कि जिन्होंने ना सिर्फ ये कि लंबे दराज का ईशांत शर्मा को चौके छक्के भी मारे, आंखों में आंखें डाल के जो है उनको तड़ी भी लगाई है। अब हम वो जो करंट था ना, वो मिस होता जा रहा है टीम से। इस करंट को, इस एस फैक्टर को और इस एक्स फैक्टर को और इस कॉम्पिटेंस लेवल को हम वापस किस तरीके से लेके आएँ? देखिए, बड़ा ज़रूरी है फैसल, ए टीम के टूर्स। हर टीम देखिए, ऑस्ट्रेलिया जाती है, साउथ अफ्रीका, इंडिया टीम अपने ऑफ सीज़न में ए टीम के बड़े टूर्स रखती है।
अंडर 19 के बहुत ज़्यादा टूर रखती हैं। हमारे अनफॉर्चुनेटली जब सीज़न डोमेस्टिक का शुरू होता है उस वक्त हमारे टीम के रखे जाते हैं। ये सबसे गलत पॉलिसी है कि डोमेस्टिक भी पूरी खेलें, जब डोमेस्टिक पूरी खेलेंगे, सिलेक्शन होगी ये टीम में, ऑफ सीज़न में जब जाएंगे बिज़ी रहेगा पूरा साल लड़का, तो उससे सीखेगा और फ़ायदा भी होगा पाकिस्तान टीम को, जो आज से 7-8 साल पहले होता था। उसके बाद आप देख लें कि बिल्कुल ये अभी ये रिसेंटली टूर हुआ है न्यूजीलैंड का, उसमें भी क्वारंटीन में 14 दिन गुजर गए, फिर एक 4 डे नहीं हो सका। तो ये ऐसे टूर्स कंटिन्यू होने चाहिए, बड़ा फ़ायदा है। उसके बाद देखिए दुनिया में एक मैच पे या अपनी लीग की परफॉर्मेंस पे कभी सिलेक्शन नहीं होती, ना कोई एक इनिंग्स पे सिलेक्शन होती है, ना कोई 140 या 45 पे बॉल कर ले उस पर सिलेक्शन होती है। सिलेक्शन पॉलिसी उनकी बड़ी क्लियर है कि आप डोमेस्टिक खेलें 2 से 3 सीज़न, उसके बाद आपको देखा जाएगा ए टीम में, ए टीम के बाद देखा जाएगा नेशनल टीम में। तो ये माइंडसेट लाना पड़ेगा, फिर जाके हमारी क्रिकेट बेहतर होगी। PSL से आप सिलेक्शन करना शुरू कर देंगे, नेशनल T20 से आपने सिलेक्शन करनी शुरू कर दी है। एक इनिंग्स खेल ले आप कह देते हैं, हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं कमेंटेटर बैठे होते हैं वो इतना चढ़ा देते हैं उस प्लेयर को, ऑटोमेटिकली वो सिलेक्टरों को फिर सिलेक्ट करना पड़ता है। फिर जाके आपने देखा होगा मिसालें हमारे सामने, इन चीज़ों पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। तो ये काम PCB का चेयरमैन साहब का जो वसीम खान साहब है उनका काम है, जो काम गलत भी हो रहा है उनको भी रोके, इन ये चीज़ें ख़त्म कर होनी चाहिए, क्योंकि इसका नुकसान हुआ है, फ़ायदा नहीं हुआ। जो भी कोच आया उसने ठीक है अपनी तरफ से बेहतर करने की कोशिश की होगी, लेकिन नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट का हुआ है। बहुत शुक्रिया कामरान इकबाल, आप हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा आदिल अजहर जो आप अपना तज़किया दे रहे थे, पाकिस्तान टीम कि हमने जो कंपैरिजन की है पिछले 10 साल में, इंडिया की टीम कहाँ आगे जा चुकी है कि ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दे रही है, फेवरेट कंटेंडर बन चुकी है अब तमाम तर जितने भी वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती हैं उनको जीतने के लिए। और पाकिस्तान के लिए हमें आज भी इफ़ एंड बट का सहारा लेना पड़ता है, दुआएं करनी पड़ती हैं। अब पाकिस्तान अंडर 19 टीम की अगर बात की जाए, क्योंकि हमने इससे पहले भी जो दोनों हमारे गेस्ट हैं उनसे बात की थी कि पॉलिश होकर प्रोडक्ट नहीं आ रहा है, तो अंडर 19 टीम के हेड कोच एजाज अहमद तो ये कहते हैं कि टैलेंट को पॉलिश करके आगे लाना तो भाई मेरा काम है। और उन्होंने ये भी क्लेम किया कि उन्होंने हैदर अली और रोहेल नज़ीर इन दोनों को जो है वो पाकिस्तान को इन्होंने दिया है। अगले साल अंडर 19 वर्ल्ड कप के लिए वो नए लड़के भी तैयार कर रहे हैं। तो एजाज अहमद इस वक्त हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा के साथ मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। जी कादिर ख्वाजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं अंडर 19 टीम के हेड कोच एजाज अहमद, और काफ़ी क्रिकेट में उन्होंने अपनी खिदमात सर अंजाम दी हैं। अब नया ग्रास रूट लेवल को प्रमोट करने की ज़िम्मेदारी उन पर आयद हुई है। एजाज भाई से जानते हैं। एजाज भाई ये बताएं कि काफ़ी लड़के जो हैं वो आ रहे हैं अंडर 19 में, बड़ा अच्छा टैलेंट देखने को मिल रहा है। ग्रास रूट लेवल पर ख़ास तौर पर कितना इम्पोर्टेंट है उन पर तवज्जो देना और उनको बताना, अपने जो एक्सपीरियंस है उससे आगाह करना? जी बिल्कुल, बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ग्रास रूट पे जो है ये बच्चे जब आते हैं तो इनके ऊपर इनके स्किल वर्क इनके ऊपर किया जाता है। और हमने पहले जो है 8 से 10 दिन इनके ऊपर इनकी बेसिक्स जो हैं वो ठीक की हैं, और उसके बाद जो है अब हमने उनके मैचेस भी रखे हैं, मैचेस भी चलते रहेंगे, साथ इनके ऊपर स्किल वर्क भी इनका चलता रहेगा। और इसके साथ हमारे साथ इस वक्त हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मोहम्मद यूसुफ, सकलैन मुश्ताक और मुश्ताक अहमद, ये सारे हमारे साथ काम कर रहे हैं इस वक्त। उमर रशीद, सब ये काम कर रहे हैं हमारे साथ, और हम इनको सारी वो चीज़ें सिखा रहे हैं जो इंटरनेशनल क्रिकेट में रिक्वायर्ड है। अभी जो हमारे पास इस वक्त 31 लड़के इस वक्त आए हैं, इसमें हमने लड़के जो है वो मार्क किए हैं। कुछ बॉलर्स को हमने पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस में भी भेजा है और वहाँ पे उन्होंने जाके प्रैक्टिस किया, और बाबर आजम ने भी उसको एक्नॉलेज किया है। जैसे अली असफन हमारा लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो फ्यूचर, पहले भी मैं उसके बारे में बात कर चुका हूँ, वो आगे फ्यूचर में पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, और उसको बाबर आजम ने भी अप्रिशिएट किया है, मिसबाह हक ने भी अप्रिशिएट किया है, वकार यूनस ने भी अप्रिशिएट किया। तो हमें सारी वो लड़के प्रोडक्ट बना के आगे, मेरी जो जॉब है वो डेवलपमेंट की है, और मैंने प्लेयर्स डेवलप करके वो आगे देने हैं। प्लेयर्स जिस तरह हमने रोहेल नज़ीर को दिया है, हैदर दिया है, तो अभी आगे भी जो है वो इसी प्रोसेस को ही हमने फॉलो करना है। बहुत शुक्रिया, एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद थे, और उनका यही कहना था कि अंडर 19 वर्ल्ड कप जो वेस्ट इंडीज़ में होने जा रहा है उसमें नताइज मुस्बत आएंगे और पाकिस्तान की अंडर 19 टीम से बहुत ज़्यादा टैलेंट देखने को मिलेगा।
वेलकम बैक। पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन का असल हकदार आखिर है कौन? गुज़िश्ता हफ्ते मशहूर ज़माना एनकाउंटर स्पेशलिस्ट आबिद बॉक्सर पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर मुंतखब किए गए, मगर पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने इसे मानने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन ने जनरल सेक्रेटरी पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन शर्जील भट्ट पर गैर आइनी गैर कानूनी बॉडी मुंतखब करवाने का इल्ज़ाम आयद किया। अब सबने अपनी अपनी दुकानदारी चमकाने का बाजार गर्म किया। असल हक़ाइक़ पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे लाहौर से पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर आबिद बॉक्सर उर्फ एनकाउंटर स्पेशलिस्ट और कराची से बॉक्सर मोहम्मद वसीम। लेकिन इससे पहले हम अपने नुमाइंदे कादिर ख्वाजा से इस बारे में जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है और पंजाब की बॉक्सिंग की कुर्सी संभालेगा कौन। तो इस अहम मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा मौजूद हैं और इसके अलावा सदर पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन आबिद बॉक्सर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पहले तो कादिर ख्वाजा आपसे शुरू करते हैं, ये क्या मसला है? बजाय बॉक्सिंग के फ़रोग़ के ये दो जो धड़े हैं ये आपस में ही क्यों दस्तो गरेबा हैं, आपस में क्यों बॉक्सिंग कर रहे हैं? पहले ज़रा इस पर तो बताएं। देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से यही एक चीज़ रही है कि हमेशा से ही हर एसोसिएशंस और फेडरेशंस में सियासत आड़े हाथों आती है और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की, पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशंस की और बाकी नॉन डिवीजन में तमाम लोग अपनी अपनी कुर्सी के पीछे पड़े हुए हैं, अपनी अपनी सियासत चमकाने के पीछे पड़े हुए हैं। खालिद महमूद जो सदर थे, उसके बाद नासिर एजाज टूंग साहब थे। वो देखिए, ओहदा एक कुर्सी बड़ी चीज़ है पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के, पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के और पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के 3 ओहदे, 3 in 1 का ओहदा खालिद महमूद साहब के पास था। खालिद महमूद साहब पाकिस्तान ओलंपिक्स के जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के सदर और पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के भी सदर। तो देखें, अपनी एक कुर्सी के लिए ख़ास तौर पर 2017 में इनका इंतखाब हुआ, बॉडी ने इनको मुंतखब किया। उसके बाद से 3 साल गुजर गए, कोई भी किसी किस्म का इजलास इन्होंने 1 साल में नहीं बुलाया। कोई पाकिस्तान की बॉक्सिंग की बेहतरी के लिए इनका कोई इकदाम नहीं था। हालांकि तीनों शोबों में इनका अहम रोल था, इनका अहम मनसब पर फाइज थे, लेकिन किसी किस्म का इन्होंने कोई चैंपियनशिप नहीं करवाई। तो ये चीज़ें काबिल फिक्र बात है कि पाकिस्तान की जो बॉक्सिंग फेडरेशन है वो क्या कर रही है। अब ये पंजाब के सदर मुंतखब होते हैं, हाउस उनको मीटिंग बुलाता है, तमाम जो 8 डिवीजन्स हैं वो अपना फैसला आबिद बॉक्सर के हक में डालती हैं। उसके बाद अगले ही दिन खालिद महमूद एंड पार्टी जो है वो ये एतराज़ लगाती है कि हम बॉक्सिंग के जो है वो उनको कबूल नहीं करते। आपस की रस्सा कशी में बॉक्सिंग का कुछ नहीं हो रहा है और फिर हम जब अपने आप से सवाल करते हैं कि टैलेंट है तो नज़र क्यों नहीं आ रहा है, इस वजह से नज़र नहीं आ रहा है। आबिद बॉक्सर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुझसे बात करते हैं। आबिद साहब, बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सवाल रेस किया था कादिर ने, तो वो मैं आपसे पहले कर लेता हूँ कि क्या मसला है? खालिद महमूद और नासिर टूंग जो हैं वो क्यों आपके पीछे पड़ गए हैं? ये वक्त क्यों आ गया है कि खालिद महमूद और नासिर टूंग के ख़िलाफ़ जो है आप खड़े हुए हैं? सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जी, आपका शुक्रिया। मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मुझे तो ये पता ही नहीं है ये हाजी खालिद साहब की हैसियत या हाजी खालिद साहब हैं कौन। मेरी एक मुलाकात इनसे हुई थी, मेरे मोहसन हैं आबिद कादरी साहब, उनके घर। मैं तो इनकी सर्विसेज क्या हैं मुझे नहीं पता, ये कौन है मुझे नहीं पता। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि सारी ज़िंदगी ये वापडा में रहे, उसके बाद ये उन्होंने आके स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क, मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का बेड़ा गर्क किया। अब ये 2 दफ़ा पाकिस्तान बॉक्सिंग मुकम्मल ख़त्म करके अब ये तीसरे दिन इन्होंने वो जिसे किस पंजाबी में कहते हैं 2.5 टन की मसीद वखरी बना ली है। तो ऐसा नहीं है। मुझे तो हैरत और शर्मिंदगी होती है कि ऐसे बंदे भी जिनका बॉक्सिंग के साथ कोई ताल्लुक, क्यों इदारे तबाह हो रहे हैं, क्यों तबाह हो रही है, क्यों मुख्तलिफ महकमे तबाह हो रहे हैं। जब आप किसी प्रोफेसर को IG लगा देंगे तो पुलिस तबाह होगी कि नहीं होगी। इसी तरह हाजी साहब जो है, हाजी खालिद साहब का कोई लेना देना नहीं है। एक और आपकी वसात से मैं वाज़ह कर दूं, जिस दिन कोई भी एलिगेशन मुझ पे लगा बॉक्सिंग के हवाले से या किसी ने अदम एतमाद किया तो मैं 1 सेकंड के अंदर अंदर रिज़ाइन कर दूंगा। देखें, ये तो फंड खाने के लिए हाजी साहब बैठे हुए हैं। हाजी साहब का क्या लेना देना जी बॉक्सिंग से? हाजी साहब कौन होते हैं? मैं पंजाब चैम्पियन, पाकिस्तान में मेडल, एशिया में मेडल, मैंने पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ मुल्कों में नुमाइंदगी की। चले, लोगों को मुझे जानते ही लोग आबिद बॉक्सर के हवाले से हैं, मैं इंटरनेशनल मेडलिस्ट हूँ, ठीक है। हाजी साहब का क्या लेना देना है जी हमारी बॉक्सिंग के साथ? दूसरी, अदम एतमाद तकरीबन 90% जो डिवीज़नें उन्होंने किया, 90%।
मैं बिल्कुल ख्वाहिशमंद नहीं था, मैं बिल्कुल ज़रूरतमंद ओहदे के लिए नहीं था। मैं अपने दोस्तों, ओलंपियन बॉक्सर, इंटरनेशनल बॉक्सर और जो मेरे साबिक कुलीग जो मेरे साथ बॉक्सिंग खेलते रहे, उनके हुक्म, उनकी रिक्वेस्ट और उनके पुरजोर इसरार पे इस बॉक्सिंग में आया हूँ। अगर मैं बॉक्सिंग प्रमोट ना कर सका, मुझ पे कोई एलिगेशन, हाजी खालिद पे 50,000 बंदे एलिगेशन लगा रहे हैं, उन पे उंगली उठा रहे हैं, वो पिटाई के साथ चिमटा हुआ, मादरत के साथ चिमटा हुआ है। मुझे तो शर्म आती है सारी। देखें, मैं तो दोस्तों की ख्वाहिश पे, दोस्तों के इसरार पे आया हूँ। मुझे क्या ज़रूरत है मैं कोई अपनी तरफ उंगली उठवाऊँ? देखें, कोई भी मुतनाज़ा मुझे करेगा या करने की कोशिश करेगा, मैं 5 महीने में रिजाइन कर दूंगा। मैं तो साफ कह रहा हूँ। कादिर, हम आपके पास आते हैं, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस हवाले से जो भी हमने अभी तक गुफ्तगू की है, आप हमसे क्या शेयर करेंगे? देखिए, जैसे मैंने बात की है कि खालिद महमूद और नासिर एजाज टूंग साहब को मैंने मुतअद्दिद मरतबा कॉल्स की, उनके साथ रब्ता किया। नासिर एजाज टूंग साहब मान भी गए प्रोग्राम के लिए और एन मौके पर खालिद महमूद साहब का उन्होंने मुझे मैसेज फॉरवर्ड किया कि आप प्रोग्राम में नहीं जा सकते। तो देखें, ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि आप हक का और सच का सामना करने से डरते हैं। अगर आप सच पे हैं, अगर आप हक पे हैं, तो आप अपना मौक़िफ़ हमें पेश करें। आप हमें बताएं कि अगर ये आबिद बॉक्सर ने जो बॉडी बुलाई, बॉडी का इजलास मुनक्कद हुआ, नायब सदर ने सदारत की इजलास की, वो उसमें हेर फेर थी, तमाम डिवीजन्स के लेटर आए, खालिद महमूद साहब भी उस मीटिंग में मदऊ किए गए थे, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद हम सब ने वहां पर जाके देखा, मीटिंग हुई, तमाम अरकान आए, हाउस बैठा, बॉडी के अरकान थे, एग्जेक्टिव मेंबर थे, उन्होंने सारों ने अपनी मुतफ़िका राय ये दी कि आबिद बॉक्सर पंजाब बॉक्सिंग एसोसिएशन के सदर होंगे। तो ये बात है कि मेरा आबिद भाई से एक सवाल है कि खालिद महमूद और नासिर टूंग ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन के साए तले, उनकी छतरी के साए तले यहाँ पर हेर फेर करके अपने ही लड़के इकट्ठे किए गए, बंदे इकट्ठे किए गए और ये बॉडी तख्लीक की गई और सदर भी खुद बना लिया, सेक्रेटरी भी खुद बना लिया। तो सर, ये उनका एलिगेशन है। हमारे पास लेटर भी मौजूद है जहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर शजील ज़िया भट्ट के बारे में भी कहा गया है कि ये सेक्रेटरी जो है वो अब नहीं है, तो अब ये सेक्रेटरी दूसरे नासिर एजाज टूंग है और जो सदर हैं वो दूसरे हैं। तो ये आपने कहा कि मुझे किसी किस्म का अभी इल्म नहीं है कि हेर फेर हुई है, तो इस पे कितने क्या जस्टिफाई करते हैं सर? मैं करता हूँ। आप एक अरेंज करें, देखें आप माशाल्लाह अच्छे साफ़ी हैं, आप एक ऐसा प्रोग्राम अरेंज करें जिसमें मैं, खालिद टूंग, ये नासिर टूंग और हाजी खालिद मौजूद हो, तीनों। आप वो एक अरेंज करें, मैं अपना इस्तीफ़ा साथ लेके आऊँगा। मैं ये साबित करूं कि इन दोनों ने पाकिस्तान बॉक्सिंग का बेड़ा गर्क पंजाब बॉक्सिंग का कर दिया है, तो ये इस्तीफा दे दें। अगर मैं साबित ना कर सकूं तो मेरा इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया जाए। ये तो अरेंज करने की कोशिश तो की, लेकिन जैसे कि कादिर ख्वाजा भी कह रहे हैं कि ना सिर्फ खुद आए बल्कि उन्होंने एक दूसरे को भी जो है नासिर टूंग साहब को भी मैसेज कर दिया कि जी आपने नहीं आना। जब एक बरतानवी बॉक्सर आमिर खान पाकिस्तान में आकर बॉक्सिंग इवेंट करवा सकते हैं, तो एसोसिएशन और फेडरेशन नहीं करवा सकती? पिछले 3 साल में सिर्फ एक इवेंट, और वो भी जो है डीजी स्पोर्ट्स के कहने पे, किसी की कोई विल नहीं है इसके लिए। देखिए, मैंने जो एलिगेशन लगाना था या लगाना है वो आपने लगा दिया। आप मुझे बताएं, चलें आमिर बॉक्सर के आने की वजह से थोड़ी बहुत बॉक्सिंग जिंदा तो हुई, हमें पता तो चले पाकिस्तान में कोई बॉक्सर या बॉक्सिंग गेम भी है। मैं ये कहता हूँ, ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए, ये हाजी खालिद से पूछना चाहिए और ये नासिर टूंग से पूछना चाहिए कि प्यारे भाई आप मुझे बताएं आपने किया क्या है साजिशों के अलावा, आप मुझे बताएं। आप उनको बुलाएं, मैं अपना रिजाइन लेके आता हूँ, और ये मेरा हक है कि नहीं है? ठीक है, अच्छा फिर आप एक काम कर जाए ना, इन दोनों ने तो नहीं किया तो नहीं किया, आपको हम समा का प्लेटफॉर्म देते हैं, आप ऐलान कर जाएं कि मैं जनाब आली अपना 50% ही यूज़ करता हुआ मैं इस डेट को, इस मंथ को या इस ईयर को एक पंजाब के बच्चों के लिए मैं कराने जा रहा हूँ बॉक्सिंग इवेंट। मैं समा के प्लेटफॉर्म से ये अनाउंस करता हूँ कि देखें, अगर तो खुदा न खास्ता ये कोरोना वाली पोजीशन अंडर कंट्रोल रही तो मैं मार्च तक पंजाब का बॉक्सिंग बहुत बड़ा टूर्नामेंट करवा रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मार्च तक आप कह रहे हैं कि हम पंजाब में बहुत बड़ा इवेंट कराने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आबिद बॉक्सर और कादिर ख्वाजा, हमारे नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद थे, और बॉक्सिंग के साथ जो हो रहा है पाकिस्तान में वो हम उस पर बात कर रहे थे। और इसी हवाले से पाकिस्तान का एक राइजिंग स्टार बॉक्सर मोहम्मद वसीम हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। वसीम, जो सिचुएशन बन रही है, हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स बोर्ड्स और फेडरेशन आपस में लड़ रहे हैं, बॉक्सिंग को कोई तवज्जो नहीं दे रहा, बहुत ही फिजिकल एक्सर्शन वाली गेम है।
एज ए एथलीट हम समझते यही है कि जी बंदा इसमें अपनी जान देता है, मेहनत करता है, लेकिन जब ऊपर से सरपरस्ती नहीं होती तो कैसा महसूस करते हैं आप? देखिए, पहले तो आपने बड़ी अच्छी बात की। बॉक्सिंग पे बहुत कम प्रोग्राम्स होते हैं और अगर आपको पता है बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स में पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेडल्स हैं, तो फेडरेशन का काफ़ी इसमें रोल बनता है कि वो फाइटर्स जो बॉक्सर्स हैं उनको सपोर्ट करें, उनको ट्रेनिंग कैंप्स मिले। तो अनफॉर्चुनेटली जब से मतलब एमेचर बॉक्सिंग से मैं रिटायर हुआ हूँ, उसके बाद से हमारी जो एमेचर बॉक्सिंग थी वो बिल्कुल भी ख़त्म हो गई है। हमारे पास मतलब ना कैंप्स है, कैंप्स भी सारे क्लोज़ है, और जितने भी मेरे टाइम के फ़ाइटर्स है उसमें मेजॉरिटी में लड़के रिटायर हो गए, हालांकि बड़े यंग लड़के थे जिनका एज मतलब 25 से 26। तो 25 और 26 में तो फाइटर्स अपने पीक पे होते हैं, लेकिन हमारे रिटायर होते हैं। असल में कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, उनके पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं था, उनके पास वो कैंप नहीं थे, इवेंट्स नहीं थे। आप देखें बिल्कुल कितने टाइम से, कोई 2-3 साल से मैंने कोई एमेचर बॉक्सिंग का कोई टूर्नामेंट मैंने नहीं देखा, ना नेशनल होता है, ना ऑल पाकिस्तान होते हैं, ना कोई रैंकिंग्स होती है। 2014 एशियन गेम्स के बाद से बॉक्सिंग काफ़ी नीचे आ गई है पाकिस्तान। असल में कोई लुक आफ्टर नहीं कर रहा, गवर्नमेंट भी नहीं देख रहा बॉक्सिंग को। तो ये है मतलब पाकिस्तान में ये चीज़ काफ़ी, यही जो आपने बात की है ना, हमारे पास कोई जी, ये जो आपने बात की है कि जी जब गवर्नमेंट लेवल पे भी कोई सरपरस्ती नहीं होती तो फिर तो आगे इट्स अ डेड एंड। तो ये बताएं वसीम कि क्या समझते हैं आप स्पोर्ट्स में हैं और आमिर खान के साथ भी जो है आपका बड़ा अच्छा राब्ता रहा है, क्या फ़र्क देखा आपने जिस तरह इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बॉक्सिंग को लेके चलती हैं और पाकिस्तान में जब आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाएं इदारों की, फेडरेशंस की, बोर्ड्स की, तो एक आम खिलाड़ी जो है वो कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है? ये आपने मतलब ऐसी क्वेश्चन की है कि जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ। इवन मेरा तो मतलब अगर मैं चाहूँ तो मैं बॉक्सिंग में बात नहीं करता तो फिर लोगों को ये लगता है कि मैं सियासत कर रहा हूँ। मेरा इनसे सियासत से कोई काम नहीं है। मेरा असल में सब कुछ है एथलीट्स के लिए, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इस कंट्री में बॉक्सिंग में स्ट्रगल किया है, एक मकाम हासिल किया है। तो सबसे बड़ा मसला हमारा बॉक्सिंग में ये है कि हमारे पास कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, कोई ट्रेनिंग कैंप्स नहीं है, कोई जिम नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई सपोर्ट नहीं, फेडरेशन की तरफ से भी मतलब बॉक्सरों को कोई सपोर्ट नहीं है। असल में मसला ये है कि अगर आप अपने बॉक्सरों को ट्रेनिंग कैंप, उनको लुक आफ्टर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन में वो बंदे आने चाहिए जिनको बॉक्सिंग से जिनका ताल्लुक़ हो, जो बॉक्सिंग से रिलेटेड हो, ताकि वो बॉक्सिंग को सपोर्ट करे। हमारी स्पोर्ट्स बर्बाद इसीलिए कि जिस बंदे का किसी स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ नहीं है, वो कभी उसने अपनी ज़िंदगी में कोई स्पोर्ट्स खेली भी नहीं है। कहना ये चाहिए वसीम कि जिन बंदों का स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ नहीं है वो स्पोर्ट्स फेडरेशन और स्पोर्ट्स बोर्ड के जो हैं वो वाली वारिस बने बैठे हैं। आपने बात की, हमसे बहुत शुक्रिया। इस जुमले के साथ हम आपसे गुफ्तगू का इख्तिताम करना चाह रहे थे कि उम्मीद करते हैं कि आगे जाके चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, लेकिन कैसे अच्छी होंगी? क्योंकि हमारे नुमाइंदे कादिर ख्वाजा ने एक रिपोर्ट तैयार की है जिसमें वो आपको बताएंगे कि जो बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स का मंसूबा है वो किस तरह सफ़ेद हाथी बन गया है। वहाँ पे होनी थी बॉक्सिंग, लेकिन हो रही है वहाँ पर मुर्गा लड़ाई। रिपोर्ट देखिए। जहां बॉक्सिंग होना थी वहां मुर्गों की लड़ाई हो रही है। निश्तर पार्क का बॉक्सिंग कॉम्प्लेक्स 3 दहाइयों से जेरे तामीर है। कभी सियासत आड़े आई तो कभी फंड्स की कमी वजह बनी। खंडर नुमा इमारत में अब गैर कानूनी मकीन मजे कर रहे हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 90 की दहाई में निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉक्सिंग एरिना की बुनियाद रखी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की बाहमी चपकलिश मंसूबे की तकमील में रुकावट बन गई। तो ये था आज का शो जिसमें हमने बात की कि किस तरीके से बॉक्सिंग के गेम के साथ पाकिस्तान में फेडरेशंस के आपस में लड़ाई झगड़े के साथ ज्यादती हो रही है, और इसके अलावा हमने ये भी बात करने की कोशिश की कि पाकिस्तान अपनी क्रिकेट के साथ कहाँ रह गया है और दूसरी टीमें अगर तकाबुल करे इंडिया तो वो कहाँ जा चुकी है।
आज की शो में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका की कि क्या चांसेस हैं और पाकिस्तान ने जो न्यूजीलैंड में गलतियां की वो किस तरह ओवरकम करें कि वो साउथ अफ्रीका को अपने होम ग्राउंड में हरा सके। आज के लिए इतनी, फैसल करीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए स्पोर्ट्स एक्शन।